जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आप देख रहे हैं नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। तो आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं एंड वी आर लकी कि हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी सर्जन आसिम मलिक साहब मौजूद हैं। ये इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल में चीफ ऑफ सर्जरी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है सर्जरी का, पाकिस्तान में भी, अब्रॉड भी, इंग्लैंड भी। इन्होंने FRCS भी किया हुआ है एंड आई नो हिम फ्रॉम आवर स्कूल डेज। जी बिल्कुल। जो जब हम आपके पास एज ए हाउस ऑफिसर आए थे, तो वहाँ से माशाल्लाह ग्रेजुअली अपना एक्सपीरियंस गेन करते हुए ही हैज बिकम एन एक्सीलेंट सर्जन, अ वेल नोन नेम नॉट ओनली इन लाहौर बट आल्सो इन होल पाकिस्तान। लोग दूर दूर से ऑपरेशन सर्जरीज करवाने आते हैं। तो आज हमने इनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, इट्स इंडीड एन ऑनर। तो मुझे थोड़ा सा अपने सर्जिकल बैकग्राउंड के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि लोगों का, जैसे मैं फिजिशियन हूँ, तो हेल्थ प्रोफेशन में एक फिजिशियन होते हैं और एक सर्जन होते हैं। इनमें क्या बेसिक फर्क है? और दूसरा आपने मुझे बताना है कि जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन में भी कोई डिफरेंस होता है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। बेसिक फ़र्क तो देखें जी, दो स्पेशलिटीज़ हैं। एक मेडिकल स्पेशलिटी है विच इज़ अ नॉन ऑपरेटिव स्पेशलिटी, एंड देन देयर आर सर्जन्स जिनको कहा जाता है कि दे कट टू हील एंड गिव यू हेल्प। तो अब सर्जरी की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें जनरल सर्जन हम कह सकते हैं, और ये वो वाला जनरल नहीं है विच टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। सो नाउ द जनरल सर्जन मीन्स के ही इज़ देयर टू हेल्प दी स्पेशलिटीज़ आउट। जिस तरह आप देखें कि इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल में हमारी जो इमरजेंसी है, फर्स्ट ऑन कॉल हम हैं। हमारे बाद अगर किसी को कोई न्यूरो ट्रॉमा है तो हम न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे, किसी को ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा है तो हम ऑर्थोपेडिशियन को इन्वॉल्व करेंगे। तो एक तरह से वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन सर्जरी एंड देन वी ब्रांच आउट इनटू डिफरेंट फील्ड्स टू कैटर बेस्ट टू द पेशेंट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आस्क है और मुझे भी इसमें कंफ्यूजन है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है, आपका इसमें बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिफरेंट है जनरल सर्जरी से, या जिसमें ओपन करते हैं या कट करते हैं, ये इसके क्या एडवांटेजेस हैं, एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर इन परफॉर्मिंग डिफरेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज? जी बिल्कुल। आप देखें कि हमारी सर्जिकल फील्ड में आई थिंक अबाउट 200-300 ईयर्स बैक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि ज़ख़म हील नहीं करते थे। और जब भी आप देखें एडिनबरा में जहाँ हमारा पहला रॉयल कॉलेज बना, तो इट वाज एक्सटेंसिवली डिबेटेड कि यार ज़ख़म ख़राब हो जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है, और बाद में वहाँ से जब आप कफ करते हैं, वज़न उठाते हैं, पेट से गोला सा बाहर आ जाता है। सो ये हर्निया की प्रॉब्लम सदियों पुरानी है। तो सर्जन्स ने बहुत इस पर तहकीक की और रिसर्च की कि हाउ कैन वी अवॉइड बिग इंसिजन्स टू परफॉर्म बिग सर्जरीज विद इन द कैविटीज। अब कैविटी में हमारी चेस्ट है, हमारा एब्डोमेन है, हमारा पेल्विस है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे डिवाइज्ड ए स्ट्रेटजी जिसमें आप माइन्यूट होल्स करके यू एंटर इनटू द कैविटी और यू सी ऑल अराउंड द कैविटी थ्रू ए लॉन्ग स्कोप विच इज कॉल्ड अ लेप्रोस्कोप, जिसके थ्रू आप पूरी बॉडी कैविटी को देख सकते हैं। एंड देन यू मेक अदर पंक्चर होल्स मे बी 3 mm, 5 mm, 10 mm तक के, जिसके थ्रू आप अपने औजार अंदर ले जाके काम कर सकते हैं विद लॉन्गर फल्क्रम। सो जो हर्निया का मसला था जिसकी वजह से पेशेंट्स की अक्सर कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो जाया करती थी, टू ओवरकम दैट वी स्टार्टेड विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विच मीन्स लेपारस इज ए ग्रेट वर्क फॉर बॉडी कैविटी एंड स्कोपी मीन्स कि आप कैविटी के अंदर देख रहे हैं। So it started with just viewing the cavity as a diagnostic laparoscopy. उसके बाद we started performing procedures like initially gynae में आया, उसके बाद फिर हम लोगों ने पित्ते का ऑपरेशन इससे शुरू किया, फिर अपेंडिक्स हो गई, और अब तो माशाल्लाह आप देखें कि लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स का जो डोनर पार्ट है वो भी लेप्रोस्कोपी के लिए अब अटेन हो रहा है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि जो डोनर है उस बेचारे को बड़े बड़े चीरे लगें जिसके बाद उसको हर्निया बने। So laparoscopy, for all practical purposes, I would say, is a blessing for the surgical patient, जिसके थ्रू आप छोटे से छोटा प्रोसीजर लाइक appendectomy और बड़े से बड़ा प्रोसीजर लाइक लिवर का पोर्शन जिसको हेपेटेक्टमी कहते हैं वो भी कर सकते हैं। IMC में हम सारे कैंसर्स पेट के, जिसमें पखाने की नाली जिसको कोलोरेक्टल कहते हैं, मैदे का, पेनक्रियास का, यूट्रस का, गायनी के सारे कैंसर्स वी परफॉर्म लेप्रोस्कोपिकली। और अल्लाह ताला की खसूसी ब्लेसिंग है कि दिस इज़ अ 1 day सर्जरी, द नेक्स्ट डे पेशेंट गोज होम
अक्सर इन चीज़ों में जहाँ पे आपने कैंसर की रिसेक्शन की होती है। तो जब मैं पढ़ रहा था, जिस तरह चीमा साहब ने इनिशियल इंट्रोडक्शन में कहा कि वी हैव बीन गुड मेट सिंस द डेज ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, हम बहुत कैमकोलियंस हैं। उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कि आप पेशेंट का पेट खोले बगैर इतने बड़े प्रोसीजर परफॉर्म कर लें। बट अब जब हम दोनों इकट्ठे हैं एज प्रोफेशनल्स और अपनी अपनी फील्ड में हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो दिस ड्रीम हैज़ कम अ रियलिटी। और माशाल्लाह आईएमसी इज विदिन इंशाल्लाह 2 years नेक्स्ट वुड बी दी मेन सेंटर फॉर एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जहाँ पे हम सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज लेप्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। और हमारी शोहरत होगी कि अगर किसी ने बगैर चीरे का ऑपरेशन करवाना है तो भाई आईएमसी चले जाओ, आसिम मलिक के पास। मुझे के सेमियो हॉस्पिटल से याद आया, बिफोर आई आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ किसी सर्जन ने पहली लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी करनी थी, तो पूरे हॉस्पिटल में ना शोर मचा हुआ था, एंड इन द मिडल ऑफ सर्जरी वो कोई गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड वो खत्म हो गई, तो वी एंड अप कन्वर्टिंग इनटू ओपन प्रोसीजर। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान जो है ना डायबिटीज में मेरा ख्याल है शायद नंबर 1 पे ही आ गया है। तो डायबिटीज की सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, उसके रिस्पॉन्स में कभी कभार फिर जख्म हो जाता है, डायबिटिक फुट हो जाता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे सर्जन की उसमें फर्स्ट अप्रोच यही होती है कि उसकी सर्जरी कर दें, एम्पुटेशन कर दें। बहुत सारे लोग एम्पुटेशन के साथ फिरते हैं। तो कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि डायबिटिक फुट या डायबिटीज से जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के रिजल्ट में जो अल्सर है उनको विदाउट सर्जरी भी हम हील कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये अब आप देखें कि डेवलप वर्ल्ड्स में दिस इज़ अ न्यू स्पेशलिटी। आप देखें कि आप बाहर जाएंगे तो डायबिटिक फुट क्लिनिक्स बने हुए। अच्छा, अब वो क्लिनिक इसलिए उन्होंने बनाया है कि एक ही बंदा वहाँ पे आपके पाँव का ख्याल करेगा। अब जिस तरह हमारी आम पब्लिक को इस बात का पता है कि शुगर सर से लेके पाँव तक हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है, यानी कि आपका रेटिना, आपकी क्रोटेड्स, आपका दिल का प्रॉब्लम, आपको गुर्दे का प्रॉब्लम, फिर मर्दाना कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा मोटी ख़वातीन में इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरह जो शरियान व वरीद हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं शुगर से। अब हमारा एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये है कि जी आपके पाँव में इन्फेक्शन है शुगर का, आप उसको काट दें। काटने के बाद बहुत कम सर्जन ये देखते हैं कि जी उसको भरने के लिए वहाँ पे आपको खून भी चाहिए। जब तक आगे से काट दें तो आगे से काटने के बजाय जो एक इंटेग्रल पार्ट है डायबिटिक फुट मैनेजमेंट का इज द वैस्कुलर सप्लाई ऑफ दैट एरिया। यानी कि आप देखें कि जिस जगह पे आप सर्जरी कर रहे हैं आपने 100% मेक श्योर करना है कि आपकी सर्जरी के बाद वहाँ पे खून पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये तो एक आम से आम लेमैन को भी पता है कि खून के बगैर जख्म हील नहीं कर सकता। तो आईएमसी में जो हमारे पास आईआर के यानी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ हमने टीम अप किया है। और जिस वक्त मैं अभी चीमा साहब के साथ बैठा हूँ तो अभी तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने एक पेशेंट को पूरी उसकी टांग की शरियान को बलूनिंग करवाई है अपने आईआर से। बेचारे गुजरांवाला से अपने पाँव की 2 उंगलियां कटवा के आ गए थे और 2 उंगलियां और काली हो गई। तो वहाँ पे उन्होंने सर्जन ने कहा कि भाया जी यह काली होंदी जाएगी, असी कट्टी जावांगे। तो मैंने कहा दैट्स नॉट ऑन। और वो बेचारा क्रॉनिक पेन से पाँव के हमारे पास आए हुए थे। आज हमने उनकी आर्टरी खुलवा दी है, खून वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि जो 2 उंगलियां काली हैं उसके अलावा कोई और पाँव नहीं कटेगा। अच्छा, डायबिटीज की एक और बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो जिसपे मैं सारा ये चैनल बेस करता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी का बहुत ज्यादा इस बात पे मुनहसर है कि डायबिटीज का कंट्रोल कितना अच्छा होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें रेजिस्टेंस है इंसुलिन से भी, तो हम इंसुलिन दिए जाते हैं, काम नहीं करती, उनकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी बढ़ती जाती है। तो क्या सर्जन्स के पास भी कोई ऐसी ऑप्शन है कि मैं हेल्प कर सकें to control diabetes better and to maybe help improve chronic kidney disease? जी बिल्कुल। जिस तरह आपको मेरे से बेहतर पता होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। और आम पब्लिक के लिए है कि टाइप 2 डायबिटीज एक 2 नंबर डायबिटीज है जो हम अपने ऊपर खुद तारी करते हैं। और हम किस तरह तारी करते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो हमने हर किस्म का खाना खाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी और अपना पेट और वेस्ट को बढ़ाए जाना है। सो जब आपका पेट और वेस्ट बढ़ता है तो यू गेट टू हैव टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि ये डायबिटीज आपने अपनी एक्सरसाइज ना करने के वजह से अपने ऊपर तारी कर ली है। तो इसको क्योर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है जो शुरू करते हैं हमारी एंडोक्रिनोलॉजी टीम, जिसमें आप वेट लॉस के इंजेक्शन लगवाते हैं।
अगर वो इंजेक्शंस काम करें, आप कंप्लाइंट हैं, आपका वेट कम हो जाए, तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। बट कुछ लोगों में अगर वो इंजेक्शंस काम ना करें, तो हमारे पास सर्जरी के काफ़ी सारे तौर तरीके हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट का वेट लॉस कराते हैं, और जो उनकी जवानी की गलतियां हैं वो मिडिल एज में हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। उनका वेट लॉस होता है, उससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, और बाज़ अच्छे पेशेंट में तो इवन क्योर हो जाती है, जिसकी वजह से चीमा साहब जैसे जो ब्रिलियंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उनकी किडनी को मैनेज करना। सो अगर आप वेट लॉस करवा लेंगे, टाइप 2 डायबिटीज क्योर कर लेंगे, तो आप याद रखें आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों से बच सकते हैं। ये हमारा एक पेशेंट था, उसका 300 के करीब वेट था, तो जब उसकी वेट लॉस सर्जरी हुई, वेट सिग्निफिकेंट उसका लूज हुआ, तो उसकी क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी रिवर्सल आई, उसकी क्रिएटिनिन 3 से 1.8 चली गई। बिल्कुल। अच्छा, तो एक मुझे बहुत बड़ा चैलेंज जब से मैं अमेरिका से पाकिस्तान आया हूँ, आईएमसी आने से पहले ये आ रहा था कि जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड स्टेज है, उनमें पैराथायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। तो हम मेडिसिन कई दफ़ा देते हैं, कई दफ़ा काम करती है, लेकिन सम टाइम वो एडिनोमा बन जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, मेडिसिन काम नहीं करती। तो पैराथायराइड जो सर्जरी है वो भी आप करते हैं, और आईएमसी में अवेलेबल है ये फैसिलिटी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह आज तक हम 7 पैराथायराइड सर्जरीज कर चुके हैं, क्योंकि अभी हमारा हॉस्पिटल अभी अपनी इन्फेंसी में है, तो हमने 7 पैराथायराइड सर्जरीज की हैं। यहाँ मैं आम पब्लिक के लिए एक एक्रोनिम यूज़ करना चाहूँगा जो बहुत कॉमन है, जिसमें हम कहते हैं बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स एंड मोन्स। ये सारी चीज़ें देखें, जब आपको पैराथायराइड का एडिनोमा होता है जो किडनी डिजीज की वजह से होता है, उसमें बोन्स यानी आपकी हड्डियां खड़क जाती हैं, स्टोन्स आपकी कैल्शियम बोन से निकल के गुर्दों में डिपॉजिट हो रही है, जिसकी वजह से गुर्दे के स्टोन बन रहे हैं, जो चीमा साहब के लिए किडनी डिजीज को मैनेज करना और मुश्किल करते हैं। फिर एब्डोमिनल ग्रोन्स यानी उस कैल्शियम के हाई लेवल की वजह से आपको पेट में अल्सर बनता है, और आप हर वक्त यहाँ हाथ रख के आते हैं फिजिशियन के पास कि मेरे पेट में दर्द बहुत हो रहा है। और थर्ड, हाइपरक्लसीमिया आपको एक साइकियाट्रिक पेशेंट बनाता है, जिसको हम साइकिक मोन्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह पूरी फैसिलिटी है कि हम पैराथायराइड की प्रॉब्लम को डायग्नोज करें कि वो एक ग्लैंड है या सारे ग्लैंड इन्वॉल्व हैं, और उसी हिसाब से उसकी सर्जिकल क्योर ऑफर करके आपको वापस जिंदगी में ला सकते हैं, जिसमें आपका अल्सर भी ठीक हो जाएगा, किडनी डिजीज भी इंप्रूव कर जाएगी, आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी, और सबसे बेहतर कि आप अपनी फैमिली में जो एक साइकियाट्रिक पेशेंट मशहूर हो गए, यू विल कम बैक टू ए नॉर्मल मेंटल स्टेटस। क्योंकि ये जो स्टोन डिजीज है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, वो स्टोन बनती है, सर्जरी कराते हैं, स्टोन बनती है, सर्जरी कराते हैं, तो nobody tries to find out कि बन क्यों रही है। और मैंने कई दफा पीटीएच लेवल चेक किया तो पैराथायराइड हार्मोन इसका है, सो दे हैव प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो उसकी हम बात कर रहे थे। अब एक और मैंने देखा पाकिस्तान में हमारी जो औरतें हैं वो वो थोड़ी इग्नोर होती हैं, उनके इश्यूज हैं, बेचारी बताती नहीं है। जैसे मेरे हॉस्पिटल हम देखते थे एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के साथ आ रही हैं, सर्विकल कैंसर हो रहे हैं और इश्यूज हो रहे हैं। तो वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आईएमसी और आप क्या कर रहे हैं? जी, जब हम यहाँ पे आईएमसी में हमने सर्जिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, तो मुझे इस चीज़ का पूरा इदराक था, चूँकि मैंने अपनी वालदा को भी ऑपरेट किया था गायनी के कैंसर की वजह से, बिकॉज मैं लेप्रोस्कोपी करता था। तो आई वांटेड कि जो हमारी पॉपुलेशन का मोर देन 50% हाफ है, उनको एक हैसल फ्री और एक तरह से इनहिबिशन के बगैर हम कंसल्ट्स ऑफर करें। और हमने उसीलिए मेरी टीम जो कि 5-6 कंसल्टेंट्स पे मुश्तमिल है, उसमें 2 कंसल्टेंट्स फुली क्वालिफाइड ट्रेंड फीमेल सर्जन्स हैं। और फीमेल सर्जन कम मिलती है। जी बिल्कुल, और जो मिलती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक अच्छे सेटअप में काम कर सकें। तो यहाँ पे चूंकि आईएमसी इज ए हाई एंड स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। वी आर लुकिंग आफ्टर द ब्रेस्ट केयर ऑफ द फीमेल पेशेंट, जहाँ पे हमारी सर्जन जो है वो फीमेल है, और मजे की बात है हमारी रेडियोलॉजिस्ट फीमेल है, हमारी पैथोलॉजिस्ट जिसने बायोप्सी करनी है वो फीमेल है, और सबसे अच्छी बात है हमारी ऑन्कोलॉजिस्ट, खुदा ना खासा आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो ब्रेस्ट के लिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट भी फीमेल है। सो इट्स एन ऑल फीमेल अफेयर, जिसकी वजह से हमारी बहनें बिल्कुल हैसल फ्री और प्रॉब्लम के बगैर आके हमारे से कंसल्ट कर सकती हैं। फिर इसके अलावा लेडीज़ में एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो कि अक्सर बच्चों की पैदाइश के बाद होता है, पखाने की नाली के मिसाइल, और अपनी शर्मिंदगी और इनहिबिशन की वजह से बवासीर 10-10, 20-20 साल लेके खून लूज कर रही होती हैं, बट दे डोंट कंसल्ट बिकॉज उनको अच्छा फीमेल सर्जन नहीं बनता। तो मैं ये खुशखबरी अपनी बहनों को देना चाहता हूँ कि आईएमसी में फीमेल सर्जन्स के पास
लेजर हेमरोइडेक्टमी यानी बवासीर का इलाज बजरिया लेजर मौजूद है, जिसमें आपको कोई पेन नहीं होगा। 5 घंटे में आप घर चली जाएंगी और आपका खून का लॉस और जो पखाने की नाली के मसाइल हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल आप फ़ायदा उठाएं कि आपके पास फीमेल सर्जन अवेलेबल है जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है आपके पखाने के नाली के मसाइल का, जिसमें सबसे उर्फ आम लेज़र शामिल है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गायनी के जितने कैंसर हैं, जिसमें अंडेदानी बच्चेदानी के कैंसर हैं, आपने देखा है कि ये थोड़ा सा ओल्ड एज यानी 50 साल के बाद होते हैं। तो हम सिजेरियन वाले चीरे से उसका ऑपरेशन करते थे पहले, और वो अक्सर वहाँ पे हर्निया बन जाया करते थे। तो अब ये भी सारा कैंसर हम लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं। एक दिन में मरीज घर चला जाता है, और ये कैंसर जिस लोगों को होता है कि जी कुछ अंदर तो नहीं रह जाएगा, दिस कैंसर इज टेकन आउट थ्रू द बेबी रूट इन ए बैग, ताकि उसका कोई भी जर्रा आले दुआले कहीं पे भी कोई इम्प्लांट ना हो। सो इट्स अ वेरी सेफ वे ऑफ ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिकल कैंसर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक IMC में भी थ्रू फीमेल सर्जन हमारी बहनों के लिए अवेलेबल है। एक्सीलेंट, ये तो मेरी इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ है। आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा एथिकल क्वेश्चन है। पाकिस्तान में 2 एक्सट्रीम है। कोई एक एक्सट्रीम तो ये कि सर्जन के पास कुछ लोग डर के मरीज नहीं भेजते कि ऐसी सर्जरी कर देते हैं, तो आपको भी इस प्रैक्टिस का अंदाजा होगा। अब दूसरा ये कि मैं ना तो किसी का इंटरव्यू करता हूँ और ना ही किसी बंदे को रेफर करता हूँ जिसके पास आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं खुद जा सकूँ या अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज सकूँ। तो अब इसमें मुझे जो इशू गिला आपसे है, मैं जैसे गालस्टोन का कोई पेशेंट भेजा आपको और आप उसे भेज देते हैं कि नो नीड फॉर सर्जरी, तो ये आप क्यों करते हैं? आपका दिल नहीं करता कि सर्जरी करें और पैसे कमाएं और रिच हो जाए? जी बिल्कुल। एक तो जहाँ तक रिच होने की बात है तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है मेरे पे, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपको पता है कि आई बीन ए प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जो चीज़ मैंने सीखी कि एक तो रिज़्क अल्लाह ने देना है, दूसरा ये कि आप पेशेंट को वो एडवाइस करें अंडर ओथ जो आप अपने रिश्तेदार को एडवाइस करेंगे। मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पित्ते के पथरी का मरीज़ अगर उसका एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी है तो उसको मैं वैसे ही चलाऊँ, बजाय इसके कि मैं उसको बहुत हाई रिस्क पेशेंट बना के ऑपरेट करूँ। मुझे तो चंद पैसे मिल जाएंगे, उसका पिता भी निकल जाएगा, पर हो सकता है वो 15 दिन चीमा साहब की केयर में रहे बाद में, और बाद में अल्लाह को प्यारी हो जाए। तो मेरा सिंपल सा असूल है सर्जरी का कि आई वुड एडवाइज द पेशेंट अंडर ओथ विच आई वुड एडवाइज टू माई रिलेटिव्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। एथिकल इश्यूज हमारे बहुत यहाँ पे कॉमन है, बट अगर आप थोड़ा सा खौफ खुदा कर लें, और मतलब आई कैन डू मिस्टेक्स, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, टू अर्न इज ह्यूमन, बट कम से कम मेरी नीयत साफ होनी चाहिए कि यही एडवाइस मैं अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव को दूंगा और वही मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूँ। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस पे हम खत्म करते हैं। काफी लोग हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं जो एस्पायरिंग सर्जन्स हैं, वो कैसे आप जैसे अच्छे सर्जन बन सकते हैं, और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे in order for them to become an excellent surgeon and human being? This is a very tricky question because अक्सर अच्छे सर्जन्स की फैमिली लाइफ जो है बस बॉर्डर पे ही चल रही होती है। तो मैं ये कहूँगा कि in order to become a good surgeon, the first love of your life has to be surgery. This is the crux. The first love of your life has to be surgery. और अगर आप सर्जरी को इस लेवल पे रख सकते हैं, तो I don't think there is anything which will stop you from becoming a good surgeon. Then the sky would be the limit. तो मेरा ख्याल है वो जो एक शेर है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है, वो शायद सर्जरी के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो with that, thank you very much. Thank you so much. To come and give us valuable time. मुझे पता आपका क्लिनिक शुरू होना था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से आपको खींचा है, लेकिन इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि इफ यू वुड लाइक टू लर्न। अभी हमने ना कॉलिसिस्टेक्टमी पे बात की है, ना पित्ते की बात की है, ना हर्निया की बात की है, ना अपेंडिक्स की बात की है। तो ऑब्वियसली वी विल फॉलो अप विद द सेकंड इंटरव्यू इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग सर्जिकल इश्यूज, उनकी कॉमन जो अलामात है, सिम्टम्स है, उनके बारे में जान सकें, और जो इस फील्ड में एडवांसमेंट हो रही है उनके बारे में जान सकें। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।